हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे लेबनान में हिजबुल्लाह की मौत के बाद और युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की है बात। दोस्तों, किस मुद्दों पर बात की है वहीं आपको बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र में इंडियन डिप्लोमेट भाविका मंगल नंदन की स्पीच सुनकर भड़क गए पाकिस्तानी एक्सपर्ट। शहबाज शरीफ को अच्छे तरीके से दिया जवाब। दोस्तों, बताएंगे क्या कहा उन्होंने। तो वहीं आपको बताएंगे भारत के पड़ोस में चीन का सबसे बड़ा और नया खेला। तानाशाह सेना को सौंप दिया लड़ाकू विमान खतरे में इस देश की जनता। तो वहीं बताएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज तीसरा और अंतिम चरण का मतदान। तो वहीं आपको बताएंगे ममता बनर्जी की पार्टी को बहुत बड़ा झटका। भाजपा ने जीती सभी की सभी सीटें, टीएमसी हुई 0 पर आउट। दोस्तों, बताएंगे कहां की है ये खबर और क्या दिल्ली के यमुना घाटों पर छठ पूजा मना सकते हैं या नहीं, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां दुनिया में आतंक के लिए कोई जगह नहीं। जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से की बात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस बातचीत के दौरान अपने मित्र और इजरायली समकक्ष से कहा कि दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय हुई है जब इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और कई इस्लामिक देश बेंजामिन नेतन्याहू को नरसंहार का दोषी ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है। आतंकवाद का हमारे संसार में कोई स्थान नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बता दें, संयुक्त राष्ट्र में इंडियन डिप्लोमेट भाविका मंगल नंदन की स्पीच सुनकर भड़क गए पाकिस्तानी एक्सपर्ट। शहबाज शरीफ से पूछा चुप क्यों बैठे रहे। जी हां, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडियन डिप्लोमेट भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगा दी। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने इसे लेकर अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्रालय पर नाराजगी जताई है कि उन्होंने भारत के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया। भाविका ने बड़े ही सख्त लहजे में पाकिस्तान की सरकार 26/11 अटैक, ओसामा बिन लादेन और 1971 की लड़ाई को लेकर खूब सुनाया, लेकिन पाकिस्तान चुपचाप बैठा सुनता रहा। कमर चीमा ने इस पर कहा कि भारत की इन टिप्पणियों का पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फोरम पर ऐसे आरोपों का जवाब देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इमेज ठीक किस तरह करेंगे। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में भारत के आरोपों का जवाब न देने की 2 वजह हो सकती है। या तो पाकिस्तान डिप्लोमेट का मानना था कि हमारे प्रधानमंत्री को जो कहना था वो कह दिया, या फिर वे ये सोच रहे थे कि हम इन बातों पर प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे, हम भारत को इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा कि भाविका ने कहा कि पाकिस्तान की रेपुटेशन ठीक नहीं है, वो आतंकवाद करवा रहा है। तो ये चीजें जिनके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर आकर जवाब देना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान ने क्यों इस पर बात नहीं की, क्यों नहीं बताया कि हमें क्या क्या नुकसान हुए हैं। वे सिर्फ गाजा और कश्मीर पर बातें करते रहे। यानी कि दोस्तों, भाविका मंगल नंदन ने जिस प्रकार से शहबाज शरीफ को सामने से घेरा और करारा जवाब दिया, वाकई में शहबाज शरीफ की बोलती तक बंद कर दी। ऐसे में शहबाज शरीफ को अब कुछ सूझा ही नहीं कि वो रिटेलिएट कर सके। ऐसे में भाविका मंगल नंदन जी को आप लोग थैंक यू कहना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दे, भारत के पड़ोस में चीन का नया खेला। तानाशाह सेना को सौंपा लड़ाकू विमान। खतरे में है म्यांमार की जनता। दरअसल भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में चीन 2 तरफा गेम खेल रहा है। चीन ने हाल ही में म्यांमार को 6 और FTC 2000G मध्यम श्रेणी की लड़ाकू विमान सौंपे हैं। म्यांमार की सेना इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल विद्रोहियों पर बमबारी के लिए कर सकती है। हाल के दिनों में जातीय विद्रोहियों ने म्यांमार की सेना को मात देकर कई बड़े शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तब से ही म्यांमार की सेना विद्रोहियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर से बम बरसा रही है। इन हमलों के शिकार बड़ी संख्या में आम नागरिक हो रहे हैं। इसके बावजूद म्यांमार की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी हां, द इरावाडी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार ने ये लड़ाकू विमान 2020 में ऑर्डर किए थे, लेकिन कोविड महामारी और चीन के सख्त लॉकडाउन के कारण इनकी डिलीवरी और पायलटों की ट्रेनिंग में देरी हुई है। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। मतदान का आज तीसरा और अंतिम चरण। 39 लाख मतदाता करेंगे 415 उम्मीदवारों की किस्मत तय। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और अंतिम चरण में आज 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू क्षेत्र के जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ तथा उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों के 39,18,000 से अधिक मतदाता 5,060 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार
अधिकार का प्रयोग कर 415 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इस चरण के चुनाव में 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद और मुजफ्फर बेग मैदान में है। इस चरण के चुनाव में अहम झलकियों में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय की भागीदारी होगी, जिन्हें अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ही विधानसभा, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों में मतदान का अधिकार मिला है। इससे पहले वे 2019 और 2020 में ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद में मतदान कर चुके हैं। तो वहीं बता दें, मलेशिया से पाकिस्तान पहुंचा कट्टरपंथी जाकिर नाइक, लोगों ने कहा और कहां जाएंगे वही है आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान। जी हां, भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा है। सोमवार को पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्लामाबाद में उसका स्वागत किया। भड़काऊ और नफरती भाषण देने वाला जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान दौरे पर पहुंचा जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत कई बड़े शहरों में भाषण देगा। पाकिस्तान के अन्य शहरों में भी जाकिर नाइक कई कार्यक्रम में हिस्सा लेगा और शुक्रवार को वो जुमे की नमाज को भी लीड करने वाला है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण समेत कई मामलों में वांछित जाकिर नाइक के पाकिस्तान पहुंचने पर सोशल मीडिया यूजर्स भी भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा इस बात पर है कि भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के लिए पाकिस्तान रेड कारपेट बिछा रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर यूजर्स ने कई कमेंट्स किए, जिनमें पाकिस्तान पर तंज कसते गए और उसको लताड़ भी लगाई गई। एक यूजर ने लिखा कि दूसरा जाएगा कहां, पाकिस्तान ही आतंकियों का पनाहगार है। तो अन्य ने लिखा पीएम मोदी डोभाल और जयशंकर को भेजकर इस भगौड़े को तुरंत पकड़कर लाने के लिए कहें। दोस्तों, लोगों का कहना है कि लोकेशन पता चल ही चुकी है इस जाकिर नाइक की कि वो अब कहां है। भारत के पड़ोस में आ चुका है, तो भारत को तुरंत कोई सख्त एक्शन ले लेना चाहिए। दोस्तों, जाकिर नाइक के पाकिस्तान पहुंचने पर आपकी क्या निजी राय होगी, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। तो वहीं बता दें, एयरक्राफ्ट करियर के बाद लड़ाकू विमान मध्य पूर्व में और अधिक सैनिकों की तैनाती करेगा अमेरिका। दोस्तों, वो अमेरिकी पश्चिमी एशिया में सुरक्षा बढ़ाने और आवश्यकता पड़ने पर इजराइल की रक्षा के वास्ते तैयार रहने के लिए कुछ हजार अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। ये बात सोमवार को पेंटागन ने दी है। पेंटागन प्रवक्ता सबरीना सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि सैनिकों की मौजूदगी में बढ़ोतरी कई लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन के जरिए होगी। अमेरिका ने मध्य पूर्व में पहले से ही 2 विमान वाहक पोतों सहित करियर स्ट्राइक ग्रुप और 40,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया हुआ है। अमेरिका ने नई तैनाती का ऐलान लेबनान में हाल में हुए हमलों और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद किया है। इससे पश्चिमी एशिया में युद्ध के बड़े स्तर पर फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, वहीं बता दें, मणिपुर में फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा 19 पुलिस थाना क्षेत्रों में रहेगी छूट। दरअसल सरकार ने मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम बोले तो अफस्पा को अगले 6 महीने के लिए सोमवार को बढ़ा दिया। हालांकि इम्फाल घाटी के अंतर्गत आने वाले 19 थाना क्षेत्रों और असम की सीमा से लगे एक क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने नोटिफिकेशन में बताया कि यह विस्तार 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसमें कहा गया कि राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद राज्य सरकार की यह राय बनी है। फिलहाल जमीनी स्तर पर विस्तृत आकलन करना उचित नहीं है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां कानून व व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया कि अशांत क्षेत्र घोषित करने का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अगर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो यह आलोचना और प्रतिरोध का कारण बन सकता है। वहीं बता दें, इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद का नया मामला हुआ दर्ज। जी हां, रावलपिंडी के लियाकत बाग इलाके में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के आह्वान पर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ शनिवार को 3 नए मामले दर्ज किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पहले से ही जेल में बंद है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक पर रविवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर और पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान के साथ आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं बताते, क्या अब ईरान का आ गया है नंबर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वो कर दिया जो लेबनान में हमले से पहले किया था। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब ईरान की आवाम को अपना संदेश दिया है। उन्होंने ऐसा ही संदेश लेबनान पर भी हवाई हमलों की शुरुआत में दिया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। चूंकि मध्य पूर्व में सारे फसाद का कनेक्शन इजराइल और ईरान से जुड़ा हुआ है। ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम भी खाई है, लेकिन वो सही मौके की तलाश में है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इजराइल जल्द ही ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठा ले। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया है। वहीं आपको बता दें, माना यह भी जा रहा है कि लेबनान पर चंद घंटों में फिर एक बार जमीनी हमला करेगा इजराइल। अमेरिका ने दे दी है बड़ी जानकारी, कह दिया है कि टैंक, तोपे, मिसाइल तैयार खड़ी कर दी है। दोस्तों, इजराइल ने बता दें, इजराइल ने अमेरिका को सूचित किया है कि वो लेबनान में सीमित जमीनी अभियान शुरू करने जा रहा है और ये हमला कुछ ही घंटों में शुरू हो सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने रिपोर्ट्स बताते हुए इसकी पुष्टि की है। सीबीएस न्यूज ने इसकी पुष्टि की है। यानी कि दोस्तों, लेबनान हो या फिर ईरान, इजराइल किसी को भी छोड़ने नहीं वाला। तो वहीं बताते, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर फिर जमाया हक, कहा वो हमारा पवित्र क्षेत्र है। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर से ताइवान पर अपना कब्जा ठोका है। शी जिनपिंग ने सोमवार को कहा कि ताइवान चीन का पवित्र क्षेत्र है और बीजिंग ताइवान की स्वतंत्रता का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने अलगाववादी और शक्तियों को कड़ा संदेश देते हुए चीनी जनता से अपील की है कि वे सभी अनिश्चितताओं को पार करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन में ये बात कही। राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित एक स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चीनी लोग मानवता की शांति और विकास के लिए उपलब्धियां हासिल करेंगे और बड़े योगदान देंगे। चीन का राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को पड़ता है। जी हाँ, वहीं बता दें, नेपाल में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अभी तक 205 लोगों की मौत की है खबर। जी हाँ, नेपाल में भारी बारिश के चलते आई विनाशकारी बाढ़ में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अधिकारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और दूतावास उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था कर रहा है। वहीं दूतावास की ओर से नेपाल में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किया गया है। दूतावास बाढ़ के चलते फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, जिसे भारत ने किया रिजेक्ट उसका दीवाना हुआ यह मुस्लिम मुल्क, दे दिया बड़ा ऑफर। टाटा की हुई बल्ले बल्ले। दरअसल टाटा को मोरक्को की सेना के लिए 150 विल्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म यानी WHAP कॉम्बैट व्हीकल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये वही कॉम्बैट व्हीकल है जिसे भारतीय सेना ने अमेरिका के स्ट्राइकर की खरीद के लिए रिजेक्ट कर दिया था। स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को अमेरिका की जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम ने विकसित किया है। अमेरिका ने भारत को इस व्हीकल के संयुक्त निर्माण का ऑफर भी दिया है। ऐसी संभावना है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय टाटा के व्हीकल की तुलना में अमेरिकी स्ट्राइकर को ज्यादा तरजीह दी है। वहीं बता दें, ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी चुनेगी नया उत्तराधिकारी। पूर्व पीएम ने कहा एकजुट रहें सभी के सभी। जी हाँ, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख के रूप में अपने अंतिम संबोधन में सहयोगियों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा कि आपसी झगड़ा बंद करो और अपने उत्तराधिकारी के साथ एकजुट होकर खड़े हो। 44 साल के भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक ने जुलाई के आम चुनावों में पार्टी की मिली करारी हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने रविवार को बर्मिंघम में वार्षिक कंजर्वेटिव पार्टी सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि मैं अपने देश के दीर्घकालिक भविष्य के प्रति आशावादी हूं। मैं अपनी पार्टी का भविष्य के प्रति भी आशावादी हूं। जो भी इस उम्मीदवारी को जीतता है उसे अपना समर्थन दे। हमें विभाजन आपसी झगड़े को खत्म करना चाहिए। हमें पुरानी दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए बल्कि नई दोस्ती बनानी चाहिए। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान सीमा के पास 3 ईरानी सुरक्षा कर्मियों की हत्या की बड़ी खबर आतंकियों ने बनाया निशाना। दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा से लगे अशांत सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के साथ हुई झड़प में कम से कम 3 ईरानी सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन हमलों में 3 ईरानी सुरक्षा कर्मी मारे गए और कुछ अन्य घायल हो गए हैं। सिस्तान बलूचिस्तान और सीमावर्ती बलूचिस्तान प्रांत में अक्सर विभिन्न आतंकवादी समूह हमला करते रहते हैं जो आसानी से ईरान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को पार कर जाते हैं। एक सुरक्षा अधिकारी ने PTI को बताया कि प्रांत के परूद, खश, हिरमंद और डोमग इलाकों में रात भर 4 हमले हुए हैं। वही बता दें, सऊदी प्रिंस ने कहा मुझे फलस्तीन में कोई रुचि नहीं। हमारे लोग उसे सिर्फ इजरायली हमलों के कारण जानते हैं। बयान से मुश्किल वर्ल्ड में भूचाल। दोस्तों, सऊदी अरब को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हालिया बयान ने मुस्लिमों देशों में हलचल मचा दी है। अमेरिका पत्रिका द अटलांटिक की रिपोर्ट ने दावा किया है कि MBS ने फलस्तीन को लेकर खुलकर कहा है कि यह मुद्दा उनकी प्राथमिकता में नहीं है। यह बयान जनवरी 2024 में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सऊदी दौरे के दौरान हुआ था, जहां इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी संघर्ष पर चर्चा की गई थी। द अटलांटिक रिपोर्ट के अनुसार 40 वर्षीय क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरबिया के 70% लोग युवा हैं। तो वहीं आपको बता दें, नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर का पहला भाषण, कहा इजरायली सेना आती है तो हम भी हैं तैयार, कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, इजराइल के हमले में शुक्रवार को हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पहली बार हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम सामने आया है। कासिम ने सोमवार दोपहर को अपने भाषण में हिजबुल्लाह के फिर से उठ खड़े होकर लड़ने और इजराइल के खिलाफ जीत दर्ज करने का भरोसा जताया है। नसरुल्लाह के बाद गुट के नए प्रमुख के बारे में कासिम ने कहा कि नेता चुनने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। इसी आधार पर जल्द ही नए चीफ का चयन किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इजराइल की ओर से जमीनी हमले की धमकी दी जा रही है। हम बता दें कि हिजबुल्लाह इजरायली सेना के किसी भी जमीनी आक्रमण के लिए तैयार है। अगर इजरायली जमीनी घुसपैठ चाहते हैं तो हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। इजराइल
को कभी भी उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों वहीं बता दें, स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स का रेस्क्यू मिशन हुआ शुरू। स्पेस एक्स ड्रैगन पहुंचा। जी हां, एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने शनिवार को स्पेस में फंसे 2 अंतरिक्ष यात्रियों बोले तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू कर दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर फंसे हुए थे। बोइंग का अंतरिक्ष यान इस महीने की शुरुआत में सुरक्षा चिंताओं की वजह से दोनों को वापस लाने में नाकाम हो गया था। स्पेस एक्स क्रू 9 का जीवन मिशन नासा के दोनों फंसे हुए सदस्यों को वापस धरती पर लाने के लिए 4 के बजाय 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा रहा है। दोस्तों नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गुरबुनोव को लेकर क्रू ड्रैगन कैप्सूल केप कैनारवेल से रवाना हुआ और स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। तो वहीं आपको बता दें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के ऐलान के बाद भावुक हुए मिथुन चक्रवर्ती। पीएम मोदी ने कहा आप कल्चरल आइकॉन है। जी हां, सोमवार को लेजेंडरी एक्टर और डिस्को डांसर के रूप में फेमस मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्टर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की गुड न्यूज दी। इस खबर ने देश विदेश में एक्टर के फैंस को सेलिब्रेशन का बड़ा मौका दे दिया। चक्रवर्ती परिवार में खुशी का माहौल है। दोस्तों वहीं बता दें, बंगाल में ममता बनर्जी को सबसे बड़ा और तगड़ा झटका, भाजपा ने जीती सभी सीटें, टीएमसी 0 पर आउट। दोस्तों बंगाल में नंदीग्राम की मोहम्मदपुर सहकारी समिति के चुनाव में भाजपा समर्थित अधिकारी ने सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस वहां खाता तक नहीं खोल पाई। भाजपा ने इसे जनता की जीत करार देते हुए कहा कि ये बंगाल में ममता बनर्जी के कुशासन के अंत की शुरुआत है। राज्य के लोग आने वाले दिनों में तृणमूल को सभी जगह से उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी तरफ स्थानीय तृणमूल नेताओं का कहना है कि ये एक गैर राजनीतिक चुनाव है, इसमें किसी पार्टी का कोई प्रतीक नहीं रहता। मोहम्मदपुर सहकारी समिति जिस इलाके के अंतर्गत है, वहां 2021 से अब तक भाजपा का वर्चस्व है। दोस्तों ऐसे में वाकई में बीजेपी की इस जीत ने ममता बनर्जी को शौक में डाल ही दिया होगा। वहीं बता दें, शरद पवार की मनाही के बावजूद कांग्रेस नहीं आ रही बाज। अब पूर्व सीएम ने एमवीए में बढ़ाई टेंशन। दोस्तों महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में रह रहकर कांग्रेसी नेता अपनी ही पार्टी से अगला मुख्यमंत्री होने का दावा पेश करके गठबंधन के घटक दलों को मुश्किलों में डाल रहे हैं। इस बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की सफलता को दोहराएगी और राज्य का अगला मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी से होगा। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम ने विश्वास जताया कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी 228 सदस्यीय विधानसभा में 180 से अधिक सीटें जीतेंगी और सरकार बनाएगी। वहीं बता दें, राम और रोम की संस्कृति में अंतर है। हरियाणा में सीएम योगी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। दोस्तों हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख अब काफी करीब है। आने वाले 5 अक्टूबर को राज्य की 90 सीटों के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में भाजपा कांग्रेस समेत सभी दलों ने चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हरियाणा के भिवानी में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ रैली में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और राम से लेकर रोम तक बात की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम एक बार फिर अयोध्या आए हैं, पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन कांग्रेस के इन लोगों को इससे भी नफरत है। सीएम योगी ने कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में बहुत अंतर है। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ भगवान राम अयोध्या आए हैं तो दूसरी तरफ वे लोग हैं जो रोम में पले बड़े हैं, जो खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। वहीं आपको बता दें, ईडी का शिकंजा कसते सीएम सिद्धारमैया ने चल दिया नया दाव, पत्नी प्लॉट छोड़ने को तैयार। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी के केस दर्ज करने के बाद हलचल बढ़ गई है। सीएम की पत्नी पार्वती ने मूडा को पत्र लिखकर उन्हें आवंटित 14 प्लॉट सरेंडर करने को कहा। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से मेरे पक्ष में सौंपे गए 14 भूखंडों को रद्द करके मुआवजे वाले प्लॉट को वापस करना चाहती हूँ। मैं इन प्लॉट्स का कब्जा भी मैसूर शहरी विकास को वापस सौंप रही हूँ। कृपया मूडा इस संबंध में जल्द से जल्द कदम उठाए। वहीं बता दें, पंजाब की मान सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर की शुरुआत में मिलेगी 2 छुट्टियां। क्या है कारण? दोस्तों दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाबियों को खुशखबरी दी। अक्टूबर की शुरुआत में 2 ही छुट्टियों का ऐलान किया है। पहली छुट्टी को 2 अक्टूबर को है तो दूसरी 3 अक्टूबर को भी दी गई है। दरअसल 2 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाएगी, तो वहीं 3 अक्टूबर को भी अवकाश की घोषणा कर दी गई और ये अवकाश महाराजा अग्रसेन की जयंती के लिए दिया गया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, दिल्ली में यमुना घाटों पर छठ पर्व मनाने की अनुमति की मांग, आम आदमी पार्टी विधायक ने LGV सक्सेना को लिखा पत्र। दोस्तों छठ पूजा इस साल 30 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने राज्यपाल VK सक्सेना को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने छठ महापर्व के प्रति पूर्वांचल के लोगों की आस्था को देखते हुए यमुना घाटों पर इस पर्व को मनाने की अनुमति को लेकर चर्चा की मांग की है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना खुद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के भलसवा झील के घाटों का दौरा किया। राज्यपाल VK सक्सेना भलसवा झील के घाटों पर छठ पर्व मनाने की व्यवस्था देने के पक्ष में है। हालांकि कोरोना काल से पहले दिल्ली में छठ महापर्व को मनाने की व्यवस्था यमुना घाटों पर की जाती रही है, लेकिन कोरोना में वर्ष 2021 में प्रतिबंध लगाने के चलते दिल्ली में रहने वाले
वाले लोग छठ महापर्व के दिन अपने पैतृक गाँव में जाने को मजबूर है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।